this is CA Rachna Dubey from APT. So, Class 12th Business Studies. जैसे ही बिजनेस स्टडीज़ का नाम आता है तो सबसे पहले सबको लगता है बड़ा इजी सब्जेक्ट है, थोड़ी सी थ्योरी है, छोटी सी एनसीईआरटी है, नंबर आ जाएंगे. बट जब हम लिखते हैं तो पढ़ाई तो लगती है समुंदर बराबर, समझ में आता है नदी बराबर, याद रहता है बकेट बराबर, और एग्ज़ाम में लिख के आते हैं मग बराबर, और मार्क्स मिलते हैं बूंद बराबर. तो नंबर जाते कहाँ हैं? एक्चुअली बिजनेस स्टडीज़ एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है. पहले तो आपको टॉपिक को समझना पड़ता है. इस बार से बोर्ड ने 20% ऑब्जेक्टिव टाइप भी कर दिया. इसका मतलब ये हुआ कि जो बारीक बारीक पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के, उस पे से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है. ऑल्सो केस स्टडीज़ तो कुछ समय पहले शुरू कर ही दी थी. केस स्टडी में एक सिचुएशन आपको देते हैं और आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि जो मैंने पढ़ा है वो यहाँ कैसे अप्लाई हो रहा है. तो जब एक एक चैप्टर करके पढ़ते हैं तब तो फिर भी बनता है, बट जब पूरे 12 चैप्टर्स की केस स्टडी इकट्ठे पेपर में आती है तब कई बार हमारी हालत खराब हो जाती है. सो दैट्स वाई बिजनेस स्टडीज़ को भी अटेंशन पे करना है. अगर आपको 12th के परसेंटेज 97-98 टारगेट करने बचे तो हर सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन चाहिए. आप लोग अक्सर अकाउंट्स में तो बहुत सारा टाइम देते हो, जिनका मैथ्स है उनका पूरा फोकस ही मैथ्स पे रहता है, बट इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज़, इन सब्जेक्ट के साथ आप बड़ा ही सौतेला व्यवहार करते हो और उसके चक्कर में फिर मार्क्स भी 100 नहीं आते हैं. सो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं चाहती हूँ कि तुम अपना टारगेट 100 मार्क्स सेट करो. ऐसा क्यों? जब बेटा हमारा टारगेट कुछ अच्छा, ऊंचा और 100 मार्क्स का होता है तो हम पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. कोई भी पॉइंट अगर हमको नहीं बनता है तो हम अपने टीचर से दोबारा पूछते हैं, हम उसको दोबारा पढ़ते हैं, हम उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं. वी लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, वी लीव नो एफर्ट. और बस जहां आपका एफर्ट लेवल बढ़ता है तो मार्क्स अपने आप आते हैं. तो सक्सेस का मूल मंत्र यदि कुछ है तो वो है हाई टारगेट. टारगेट हाई बनाओ. जैसे ही तुम्हारा टारगेट बिजनेस स्टडीज़ में 100 आउट ऑफ 100 लाने का होगा, तुम देखना तुम्हारे पढ़ने का तरीका बदल जाएगा. तुम चीज़ों को रटने की जगह समझने की कोशिश करोगे. ऑल्सो बेटा लेट मी टेल यू, मैं तुम्हें बिजनेस स्टडीज़ में नोट्स लिखवाऊंगी. वी हैव मेड वंडरफुल नोट्स फॉर यू. एंड ये जो तुम्हारे नोट्स हैं बिजनेस स्टडीज़ के, इनको पढ़ने के बाद यू विल रियलाइज कि जितना हमने क्लास में डिस्कस करा उसके बाद जो नोट्स हैं वो पूरी तरह एग्जैक्टली वो लैंग्वेज है जो आपको एग्ज़ाम में लिखनी है. उसमें थोड़ा एनसीईआरटी का फ्लेवर है, थोड़ा हमें जितना समझ में आया वो फ्लेवर है. तो वो एक सिंपल भाषा के नोट्स है एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर देम बेटर एंड राइट देम बेटर. फाइन. और जब बेटे अपना नोट्स से काम हो जाएगा तब ये सिंगल पेज समरीज अपन बनाएंगे. 12 चैप्टर्स हैं, 12 अपन 1 पेज समरी बनाएंगे. जैसे ही आपका एक चैप्टर ख़त्म हुआ 15-20 दिन के बाद अपन फिर उसको उठाकर इस समरी में से पढ़ लेंगे, सो दैट हम भूलें ही नहीं. राइट. सो सबसे पहला एज आई टोल्ड यू, अपना टारगेट सेट करो 100. सेकेंड, फोकस करके कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश करो और व्यवस्थित प्रॉपर नोट्स बनाओ. बिजनेस स्टडीज़ में बेटे क्लास में ही मैं तुम्हें पूरा टॉपिक इधर घुसा दूंगी. ऑल्सो जो केस स्टडीज़ हम सॉल्व करेंगे उसको इंटरेस्ट से सुनना. उससे तुम्हें एक आइडिया मिलेगा कि ऐसा क्वेश्चन आए तो हाउ आई नीड टू अटेम्प्ट इट एंड हाउ आई नीड टू प्रेजेंट इट. फाइन. सो सीधे बैंग ऑन करते हैं. मैं चैप्टर नंबर 2 से सब्जेक्ट शुरू करती हूँ बिकॉज आई फाइंड कि ये थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करता हुआ टॉपिक है. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज़ की फर्स्ट बुक का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके, तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? सबसे पहले तो द वर्ड प्रिंसिपल मतलब कोई रूल, हिंदी में सिद्धांत. ऐसी कोई बात जो हमने बहुत एक्सपेरिमेंट करके या बहुत एक्सपीरियंस के साथ एक बात समझी है और वो हर सिचुएशन में ऑलमोस्ट फिट होती है, तो उसको कहते हैं प्रिंसिपल. नाउ मैनेजमेंट तो तुम समझते ही हो. मैनेजमेंट मीन्स किसी भी काम को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके करना. तो जब आप मैनेजमेंट करते हो तो आपने तो काम आज स्टार्ट किया है,
बट बड़ी बड़ी कंपनीज, छोटे बड़ी कंपनीज, मैनेजर्स ज़मानों से मैनेज करते आए हैं, तो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उन्होंने उनको कुछ स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि आप बिना गलतियां करे उन स्टेटमेंट से ज्ञान पाकर अपने बिजनेस में अप्लाई कर सको। तो इसलिए ये एक शॉर्टकट है कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करो। बिल्कुल प्रैक्टिकली टॉपिक पढ़ना, तुम्हें मजा आ जाएगा। नाउ इसको अगर एग्जाम में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे कि अभी तुम नोट्स मत लिखो, यू हैव द सॉफ्ट कॉपी, यू कैन डाउनलोड देम एंड यू कैन मार्क इट देयर एंड बाद में यू कैन मेक द नोट्स। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं, दे आर स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ। फंडामेंटल का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक, एंड ट्रुथ का मतलब होता है समथिंग दैट्स अ फैक्ट। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ। क्या काम आते हैं हमारे ये? They provide us guidance. They guide the managers to take the decisions properly. तो हमारे दिमाग में हमको क्लू वर्ड्स याद करने हैं। एक तो they are statements of fundamental truth. Second, they act as a guideline. And third, to take the business decisions. Now, ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, मैं तुम्हें टॉपिक को बीच में ले चलती हूँ। दो लोगों ने मेजरली दिए हैं, एक तो अपने हेनरी फ्योल और दूसरे F.W. टेलर। दोनों हिस्ट्री में अलग अलग टाइम पे बड़े मैनेजर्स रहे हैं और दोनों के प्रिंसिपल्स कहीं सिमिलर भी हैं, कहीं अलग भी हैं। सो हम पहले डिस्कस करेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। नाउ ही इज नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। भाई जिन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं उनके बारे में तो सुन लो। सो हेनरी फ्योल, ही वॉज अ फ्रेंच इंजीनियर। जब इन्होंने एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम करना स्टार्ट किया तो इनको कुछ कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंसेस हुए कि वो धीरे 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 उसको अप्लाई करते करते ग्रो करते गए और एक दिन इंडस्ट्रियलिस्ट बने। नाउ ये जो 1860 में इन्होंने एक माइनिंग कंपनी ज्वाइन की, एक स्टोरी की तरह याद करो, फ्रांस के थे, एक इंजीनियर थे, कंपनी स्टार्ट की, ज्वाइन की एज एन एम्प्लॉई और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते गए। जब इन्होंने 1860 में ये माइनिंग कंपनी ज्वाइन की तो इनके कंट्रीब्यूशन से कंपनी को बड़ा फायदा हुआ। 1888 तक तो ये पोजीशन हो गई कि ये मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए और रैग्स टू रिचेस वाली इनकी स्टोरी हो गई और इन्होंने एक बुक लिख दी, प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो इनको कहा जाने लगा फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए, सारे ही प्रिंसिपल्स बड़े प्रैक्टिकल हैं, एक बार सुनोगे दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं। ऑलराइट, नाउ ये 14 प्रिंसिपल्स हैं क्या? अभी फिलहाल एक एक करके पढ़ेंगे, तुम्हें सारे याद करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद तुम्हें याद होंगे। पहले प्रिंसिपल पे आती हूँ, डिवीजन ऑफ वर्क। द फर्स्ट प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। क्या लगता है इसका क्या मीनिंग होगा? थोड़ा सा खुद दिमाग चलाओ। डिवीजन ऑफ वर्क। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोजिंग तुम एक बैंक गए, तुम्हें निकालना था 1000 रुपीज कैश। अब तुम पहली जो विंडो पे गए वहां एक ही व्यक्ति बैठा था पूरे बैंक में। उस दिन देयर वाज ओनली वन पर्सन, एक गार्ड था, एक मैनेजर थे और एक एम्प्लॉय बैठा था। 50 से 60 लोग बैंक में थे। किसी को चेकबुक इशू करानी थी, किसी को कैश विड्रॉ करना था, किसी को लॉकर ऑपरेट करना था, किसी को लोन की बात करनी थी, किसी को लोन का रीपेमेंट करना था, किसी को अपना बैंक स्टेटमेंट चाहिए था। सारा का सारा काम एक पर्सन कर रहा था। अब जब एक पर्सन पर इतना बर्डन आ रहा था तो लंबी क्यू खड़ी थी। किसी का कुछ गलत हो गया, किसी का प्रिंट आउट गलत निकल गया। इट वॉज ऑल अ मेस। उसकी जगह जब आपको दिख रहा है कि वर्क इतना है तो आपने सिस्टमैटिक 3 विंडोज बनाई। एक विंडो पे सारे चेक से रिलेटेड चीजें थी, पैसे निकालने हो, पैसे डिपॉजिट करने हो, चेक पे इश्यू करनी हो, 1। एक पर्सन सिर्फ लॉकर और उससे रिलेटेड सारी चीजें देख रहा था और एक डिपार्टमेंट बना दिया लोन का। अब एक पर्सन आया, उसको जो काम था वो उस पर्टिकुलर पर्सन के पास गया। अब वो सपोजिंग लोन वाले के पास गया तो उसको पूरा पता है लोन वाले को, ही इज अ स्पेशलाइज्ड पर्सन कि इतने पेपर्स ले आइए, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। वर्क वाज फास्ट, वर्क वाज एफिशिएंट एंड वर्क वाज सिस्टमैटिक। तो दैट इज कॉल्ड डिविजन ऑफ वर्क।
एक पर्सन सारे काम कभी नहीं कर सकता। जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल सर हैं, अब आप इमेजिन कीजिए आपके वो टीचर भी बन जाएं, पेरेंट्स से भी वही मिल लें, आउटसाइडर्स को भी वही डील कर लें, और आप कभी बंक पे जाएं तो आपको पनिशमेंट भी वही दे दें। तो इतने सारे काम अगर वो अकेले करें, स्कूल बेल भी उन्हें रिंग करनी, बस में भी आपको ही उनको ही बिठाना, तो डू यू थिंक कुछ भी होगा? नहीं। दैट्स वाई आपके स्कूल में भी डिपार्टमेंट्स बने हैं, अलग 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 अलग, राइट? एंड काम को डिवाइड किया गया है। सो डिविजन ऑफ वर्क मीन्स पूरे वर्क को सिस्टमैटिक पार्ट्स में बांटना और फिर उस व्यक्ति को एलोकेट करना जो उस काम के लिए एफिशिएंट है। जैसे फिजिकल एजुकेशन के टीचर को अकाउंट्स पढ़ाने को नहीं कह सकते और अकाउंट्स के टीचर को फिजिकल एजुकेशन वाला क्लास लेने को नहीं कह सकते। तो जो व्यक्ति जिस काम के लिए ट्रेंड है उसको आपको वही काम करना होगा। सो डिविजन ऑफ वर्क मीन्स पूरे काम को सिस्टमैटिकली टुकड़ों में बांटना, जो उसके लिए केपेबल है उसको अलॉट करना, और ताकि काम टाइम पे हो। इससे वो व्यक्ति एक ही काम बार बार करेगा तो स्पेशलिस्ट हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ लेबर, डिविजन ऑफ वर्क। ना बच्चे, ये जो एग्जाम में आएगा तो इसको अपन किस लैंग्वेज में लिखेंगे? कम टू पेज नंबर 10 ऑफ योर बुकलेट. You have this booklet in the PDF form. In the notes you can see that. Just a second, let's check this up. Principles of Management, Division of Work. देखो, what does it say? According to this principle, work must be divided. According to this principle, work must be divided into small tasks. Clue words याद रखा करो. वर्क को डिवाइड करना है स्मॉल टास्क में. सेकेंड, इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन, द टास्क शुड बी असाइंड टू डिफरेंट पर्सन्स. ऑल्सो, किस तरह से आप उसको डिवाइड करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ केपेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस. 3 वर्ड्स याद रखना. कैसे काम को बांटोगे? ऑन द बेसिस ऑफ केपेबिलिटी, कि वो ही इज सक्षम है कि नहीं उस काम को करने के लिए. सेकंड, क्वालिफिकेशन. एंड थर्ड, उनको कितना पहले से वो काम करते आ रहे हैं, एक्सपीरियंस. फाइन. तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा स्पेशलाइजेशन. जब कोई व्यक्ति एक ही काम बार बार करेगा तो गलतियां कम होंगी, एंड स्पेशलाइजेशन. अब इसका एग्जाम्पल बिजनेस स्टडीज़ में और इकोनॉमिक्स में बेटे बिना एग्जाम्पल के कुछ नहीं लिखना. उसका एग्जाम्पल इज अ बैंक. जैसे कि मैंने तुमसे कहा, एक पर्सन विल रिसीव कैश, वन विल गिव कैश, वन डू द पासबुक. दिस इज कॉल्ड डिविजन ऑफ वर्क. ऑल राइट, तो ये तुमको याद आ जाना चाहिए देखते से ही स्लाइड, जब भी रिविजन करोगे, कि डिविजन ऑफ वर्क मीन्स, मैम ने कहा था, काम को टुकड़ों में बांटना, सही पर्सन को देना. ठीक है बेटे. नेक्स्ट पॉइंट आता है द सेकेंड, पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ना उसमें 2-3 वर्ड्स इन्वॉल्व हैं. सबसे पहला वर्ड है इसमें अथॉरिटी. अथॉरिटी वर्ड का मतलब होता है पावर. पावर का मतलब होता है डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी. जो सीनियर लोग होते हैं उनके पास डिसीजन मेकिंग की परमिशन होती है. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि कोई काम आपको दिया गया है तो ये टाइम पे कंप्लीट होगा, अच्छे से होगा, इसकी जिम्मेदारी. सो पैरिटी का मतलब है इक्वल. यू कैन सी इन द स्क्रीन, पैरिटी मीन्स इक्वल. तो ये कहता क्या है प्रिंसिपल? इट सेज अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए. किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दे दोगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी नहीं तो वो कुछ भी तानाशाही करेगा. और किसी बेचारे को पूरी जिम्मेदारी दे दी और उसके हाथ में कोई पावर ही नहीं दिया तो वो कैसे काम करेगा? एग्जाम्पल के लिए, तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम्हारे फादर ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि इसका 95% लाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैंने कहा ठीक है जी. एक दिन तुम होमवर्क करके नहीं आए, हमने तुम्हें क्लास में खड़ा किया और दे डांट पिला दी. अब तुम घर पहुंचे तो पीछे से पिताजी का फोन आ गया, अरे आपने मेरे बच्चे को इतना डांट दिया, टंग जाता तो. अब बताओ, मेरे पास अथॉरिटी कुछ है नहीं और मुझसे कहा जा रहा है कि मैं तुम्हें पढ़ा के
अच्छे से और रिजल्ट ला दूं, क्या कैसा हो पाएगा कभी? नो। जिस व्यक्ति को आप अथॉरिटी दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, आपने उतनी बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों देनी पड़ेगी। ऑलराइट, एग्जाम में इसका क्वेश्चन जमानों से, जब हम पढ़ते थे तब से 20 साल पहले से एक ही आ रहा है। एक था मैनेजर, हमने उससे बोला कि 100 टेबल्स बना लेना भाई, हम बाहर जा रहे। सीनियर मैनेजर ने कहा आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन और तुम 100 टेबल्स बना लेना। उसने कहा सर अगर मटेरियल ख़त्म हो गया, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी कोई वो नहीं है मतलब राइट कि तुम मटेरियल खरीदो या वर्कर को एम्प्लॉय करो, ये रखा है मटेरियल, ये रहे वर्कर्स, 100 टेबल बनाना है। और सीनियर मैनेजर चला गया। अब वो जो सुपरवाइज़र था जिसको काम दे के गए, उस बेचारे ने 60 टेबल्स बना ली। 60 टेबल बनाने के बाद लकड़ी ख़त्म हो गई। अब जब लकड़ी ही नहीं होगी तो टेबल कैसे बनेगी? और आपने उसको बोल गए कि तुम्हें कोई राइट नहीं है कुछ खरीदने का। तो भाई वो भी बैठा है, वर्कर भी बैठे हैं, मटेरियल खत्म हो गया क्योंकि आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी पर अथॉरिटी दी ही नहीं। तो जब भी किसी को कोई काम दो तो उसको साथ में उतनी राइट होना चाहिए कि ज़रूरत पड़े तो वो डिसीजन ले ले, छोटे छोटे डिसीजन। ऑल राइट, तो इसको अपन एग्जाम में कैसे लिखेंगे देखते हैं। लेट्स सी हाउ वी विल राइट इन द एग्जाम। Again, as I said, come to page number 10 of your notes. I'll wait for you. Take out page number 10 of your notes. Meaning, सबसे पहले आप authority को define करो. Authority means the power to take decisions. ठीक? Second, responsibility को define करो. Responsibility means the obligation, बोले तो duty, to complete the work on time. हिंदी में रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समय पर काम पूरे करने की जिम्मेदारी, एंड अथॉरिटी का मतलब उससे रिलेटेड निर्णय, डिसीजन लेने का पावर. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. बैलेंस मीन्स पैरिटी. एक्सेस ऑफ अथॉरिटी, ज़्यादा अथॉरिटी दोगे विदाउट मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी may give negative result. ऐसे ही excess of responsibility without matching authority will not lead to completion of work on time. This is simple. इतनी लैंग्वेज लिख लोगे तुम, और भाई अगर लैंग्वेज भूल जाओ तो टेंशन मत लेना, जो बात समझ आई है वो लिख देना. इतना याद रखना, पहले अथॉरिटी एक्सप्लेन करेंगे, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्लेन करेंगे, फिर कहेंगे दोनों बराबर होना चाहिए, फिर ये बता देंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हुई तो भी गड़बड़ और अथॉरिटी नहीं हुई तो भी काम नहीं होगा. ऐसे अपनी बात को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना, आंसर अपने आप प्रॉपर बनेगा. फिर एग्जाम्पल लिख देना, जैसे स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है. हमने एक एम्प्लॉय को वी गेव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक 100 यूनिट्स एंड ही हैड नो पावर टू परचेज द रॉ मटेरियल, एंड सिंस रॉ मटेरियल शॉर्ट पड़ गया तो काम हुआ ही नहीं. सो अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप पहले सिस्टमैटिक एक्सप्लेन करोगे और एग्जाम्पल लिखोगे, फुल मार्क्स मिलेंगे. ऑल राइट, ठीक है. अब आते हैं अपन थर्ड प्रिंसिपल पे, एंड दैट इज डिसिप्लिन. बेटे मैं तुम्हें नोट लिखवा नहीं रही हूँ, जो मैंने तुम्हें सॉफ्ट कॉपी दी है इसको तुम या तो प्रिंट आउट निकाल लेना या फिर तुम उसी में मार्क करके रख लेना और फिर अपने नोट्स बनाना. कुछ लोगों को लिखने से कंफर्टेबल लगता है तो वो नोट्स को लिख लें, और कुछ लोगों को उसी में मार्क करके चलता है तो वैसा कर लें. जितने भी बच्चे हार्ड कॉपी चाहते हैं, सो दे हैव टू जस्ट सेंड an SMS कि मैम आई नीड हार्ड कॉपी नोट्स, सो यू विल बी गेटिंग द हार्ड कॉपी, सो यू कैन अंडरलाइन देयर. ऑल राइट, सो थर्ड रूल पर आते हैं डिसिप्लिन. अब इसके लिए तो तुम्हें कई बार स्कूल में डांट पिटी होगी, तो तुम बताओ इसका मतलब क्या है. What is discipline? बोलो. कहीं टाइम पर दिया गया है तो टाइम पे पहुंचना, कोई काम कहा गया है तो उसको करना, जो रूल है उसको फॉलो करना. जैसे कि सुबह सुबह स्कूल बेल के पहले आपको असेंबली लाइन में सीधे खड़े होना है. सो डिसिप्लिन मीन्स कि जो रूल है उसको फॉलो करो. सो डिसिप्लिन सिर्फ मैनेजमेंट के लिए है या वर्कर्स के लिए? रियल लाइफ में अब मैं बात करती हूँ. देखो, जैसे एक मैनेजर थे,
उन्होंने अपने वर्कर्स से बोला, तुम लोग काम करो, अर्निंग होगी तो मैं तुम्हें बोनस दूंगा। बोनस का मतलब सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा। तो ये सब बोल के काम करा लिया। और जो वर्कर्स थे वो बोलते थे, साहब इतनी मेहनत लग रही है, बहुत मेहनत लग रही है, आप पक्का बोनस दोगे ना? तो उनसे प्रॉमिस करके काम करा लिया। अब क्या हुआ, जब साल खत्म हो गया तो मैनेजर ने सीधे सीधे अपनी बात से ही मुकर गया। बोले, मैंने कब कहा? तो ये उसने गलत किया, उसने डिसिप्लिन ब्रेक किया। डिसिप्लिन का मतलब जो भी रूल आपने खुद बनाया कि आप बोनस दोगे तो उसको फॉलो तो करो। तो एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट दोनों को डिसिप्लिन फॉलो करना है। डिसिप्लिन का मतलब रूल को फॉलो करना। डिसिप्लिन का मतलब जो भी प्रॉमिस किया है उस कमिटमेंट को पूरा करना। सो दैट इज डिसिप्लिन। चलो डिसिप्लिन के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन? अंडरलाइन करो। डिसिप्लिन मीन्स फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट। कंडक्ट मीन्स व्यवहार एंड कोड मीन्स हाउ यू हैव टू डू। Discipline means following the code of conduct, the rules and regulations of employment. ठीक, ये सबको करना होता है। एंड अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो रहा है तो पेनल्टी लगनी चाहिए। दैट शुड बी द रूल। सो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू जस्ट राइट इन 2 lines, discipline means following the rules and regulations. It applies on both the management and the workers. If the workers break it, they will be penalized. ठीक है, थके तो नहीं हो? एक प्रिंसिपल और लास्ट फॉर द डे, यूनिटी ऑफ कमांड। प्रिंसिपल नंबर 4 हमने अभी तक 3 पढ़ लिए। What was the first one? Division of work. What was the second one? Authority and responsibility में parity. And what was the third one? Discipline. तो आज के लिए एक और पढ़ाती हूँ बस, the fourth one, unity of command. Now, बेटे unity means one and command means instruction. ये वाला जो प्रिंसिपल है ना, ये आर्मी से निकला हुआ है। देखो स्क्रीन पर, एक बार वॉर चल रहा था 2 कंट्रीज के बीच में। नाउ एक कंट्री का जो सिपाही था उसके ऊपर 2 बॉस थे। एक आर्मी के जो मेजर थे वो भी उसको इंस्ट्रक्शन भेज रहे थे, और उसी वक्त जो ऊपर से प्लेन्स जा रहे थे तो एयरफोर्स वाले भी उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। सुनना ध्यान से, एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो ये जो भाई थे, इनके सामने दुश्मन की बहुत सारी टुकड़ी थी। ये एक थे और दुश्मन के लोग जो थे वो थे करीबन 5, 6, 7, 8 बहुत सारे। तो इनके एक सीनियर ने इनसे कहा कि भाई कोई फायदा नहीं है, तुम पीछे हट जाओ। इन लोगों से तुम भिड़ोगे तो जीत तो पाओगे नहीं, जान अलग जाएगी, तुम पीछे हट जाओ। वहीं उनके दूसरे सीनियर थे, उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, पीछे हटने का कोई काम नहीं है, आप तो अटैक करो, पीछे नहीं हटना है। तो अब बेचारा कंफ्यूज कि मैं इनकी सुनूं कि इनकी सुनूं। एक पर्सन और 2 लोगों से कमांड आ रही है, तो ही गॉट कंफ्यूज्ड और वो सोच रहा था कि मैं आगे जाऊं, अटैक करूं कि पीछे जाऊं। उतने में तो गोली पड़ गई एंड ही वाज गॉन। तो क्या समझा हमने इस एग्जाम्पल से? यदि आप एक एम्प्लॉय को 2 लोगों से ऑर्डर दिलवाओगे तो एक तो वो कंफ्यूज होगा कि मैं किसकी सुनूं, और पता है उसको एक बहाना मिल जाएगा। पहले वाले से बोलेगा दूसरे का काम कर रहा था, दूसरे वाले से बोलेगा पहले का काम कर रहा था, और जो सुपीरियर हैं उनमें भी ईगो क्लैश होगा, अजी तुमने हमारी नहीं सुनी, अजी तुमने हमारी नहीं सुनी। सो दैट्स वाई एक पर्सन को एक ही सीनियर से इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमैटिक चलाना है, सो देयर मस्ट बी यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड मीन्स इंस्ट्रक्शन एंड यूनिटी मीन्स वन। सो वन एम्प्लॉय शुड गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन बॉस ओनली। इसका फायदा क्या होगा? Work will be completed systematically, there will be no confusion and there will be no ego clashes between the seniors. All right, अब देखते हैं इसको अपन एग्जाम में कैसे लिखेंगे। Unity of command क्या कहता है ये प्रिंसिपल? The employee should receive command
या order from one boss only. The employee should receive command from one boss only. If he is receiving orders from more than one boss, he will not be able to understand whose words must be executed first. मतलब दो लोग उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, उस गरीब को यही समझ में नहीं आएगा किसकी पहले सुने. फाइन. फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल भी एग्जाम में बड़ा आता है. 3-4 मिनट का और पेशेंस. एक एम्प्लॉय है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, उसको सेल्स वाला कह रहा है कि प्रोडक्शन वाला कह रहा है कि आराम आराम से बनाओ, अच्छी क्वालिटी का बनाना. दूसरी तरफ जो मैनेजर है वो कह रहा है कि भाई फटाफट प्रोडक्शन बनाना है, तुम क्वालिटी छोड़ो, तुम तो जल्दी जल्दी बनाओ. तो वो सोचेगा जल्दी बनाऊं कि धीरे धीरे अच्छा बनाऊं. दोनों के बीच में कंफ्यूज, ना इसकी सुनी ना उसकी, और ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हुआ. सो एक व्यक्ति को यदि आप 2 लोग कमांड देंगे, वो किसी की नहीं सुन पाएगा. इसका एक और एग्जाम्पल बहुत आता है एग्जाम में. एक सेल्स पर्सन था, उसको सेल्स वाले ने कहा भाई तू डिस्काउंट दे, एक पे एक फ्री बेच, कोई भी स्कीम दे, मेरे को तो सेल चाहिए ही चाहिए. सेल करनी थी सेल्स वाले को. उधर दूसरा फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला बोलता है नो डिस्काउंट पॉलिसी भाई, मेरे को पूरे पैसे चाहिए, डिस्काउंट बिल्कुल नहीं दोगे तुम किसी प्रोडक्ट पे, सेल हो चाहे ना हो. तो एक ही कंपनी के 2 सीनियर अलग अलग बात बोल रहे हैं. एक बोल रहे भाई तू सेल बढ़ा, और एक बोल रहा नहीं सेल हो ना हो पूरे पैसे चाहिए. तो उस चक्कर में वो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो गया, सोचता रहा क्या करूं, और दूसरी कंपनी का एम्प्लॉय सामान बेच के आगे निकल गया. सो जब भी एक एक एम्प्लॉय को 2 लोगों से इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, किसी का भी काम ढंग से पूरा नहीं होगा. सो ये बेटा हमने आज 4 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए. अब आप इनको घर जाके शांति से जो नोट्स लगे हैं PDF में उससे पढ़िएगा. ऑलराइट, मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा रिपीट करा दूं. बिजनेस स्टडीज बेटे क्लास में ही फिनिश करके जाना है. पैक इट एंड सील इट हियर ओनली, ताकि घर पे आप अकाउंट्स की प्रैक्टिस पे फोकस करें. इको और बिजनेस तो क्लास में ही आप मेरे साथ सुनिए, समझिए. जो नोट्स मैं आपको दे रही हूं, आप चाहें तो उसको लिखिए या अंडरलाइन कीजिए, 1 पेज समरी बनाइए एंड 100 में से 100 पर लेके आएंगे. सो फ्रेंच इंजीनियर थे हेनरी फ्योल. ठीक है बेटा, इनको कहते हैं फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट. इनके 14 प्रिंसिपल्स थे. आज हमने 4 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं. द फर्स्ट प्रिंसिपल वी हैव डन यूनिटी, डिविजन ऑफ वर्क. क्या दिमाग में बात आएगी? दैट वर्क should be systematically divided into parts and allotted to the person who is capable according to his experience. वो स्पेशलिस्ट बनेगा, काम टाइम पे होगा, काम अच्छा होगा. ठीक. सेकेंड हमने पढ़ा पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजन. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ड्यूटी टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम. जब भी किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, उसको अथॉरिटी भी दो, दोनों में बैलेंस होना चाहिए. तीसरा हमने पढ़ा डिसिप्लिन. डिसिप्लिन में बेटा ये स्क्रीन याद रखना कि बॉस को भी अपनी बात का कमिटमेंट फुलफिल करना चाहिए और वर्कर्स को भी ऑफिस के रूल्स फॉलो करना चाहिए. डिसिप्लिन सिर्फ एक के लिए नहीं है, डिसिप्लिन दोनों के लिए है. ऑल राइट. एंड फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे एग्जाम में केस स्टडी आती ही आती है, यूनिटी ऑफ कमांड. एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक सीनियर से इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए, otherwise there will be chaos. 4 principles पढ़े हैं बेटा. Now come to question number 5 and 6 of your notes. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखो, जब तक अपन अपनी पढ़ाई को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे, हमें लगता रहेगा बन तो रहा है, और फिर केस स्टडी में अपन हो जाएंगे नील बटा सन्नाटा. सो लेट्स प्रैक्टिस इट. क्वेश्चन नंबर 5 and 6 पर आते हैं. पेज 48. You have the booklet with you. Come to page number 48. I will wait for you. Come for question number 48. Page 48, question 5. Can you see that? Okay. जिनके पास नहीं भी खुल रही हो PDF, you can just listen to what I'm saying. Mohan always comes 1 hour late. इसको बोलते हैं बेटा case study. They will give you a practical situation. Mohan always comes 1 hour late in the office. 1 घंटे मोहन भाई साहब लेट आते हैं. And leaves आधा घंटा जल्दी, आधे घंटे जल्दी चले जाते हैं.
कोई पीनल एक्शन उन पे नहीं होता है। बाकी एम्प्लॉयज भी उनको देखकर धीरे धीरे लेट आने लगे। अदर एम्प्लॉयज ऑल्सो स्टार्ट कमिंग लेट इन द ऑफिस। मैनेजमेंट इज वेरी डिस्टर्ब विद दिस एंड हैज स्टार्टेड स्कोल्डिंग द एम्प्लॉयज। क्वेश्चन नंबर 1, Which management principle is violated? Now this was too easy. बताओ कौन सा प्रिंसिपल ब्रेक हुआ? डिसिप्लिन। सेकेंड पॉइंट, ये 2 मार्क वाली छोटी केस स्टडी, छोटू चुन्नू मुन्नू। मेंशन 1 probable adverse consequence of violation of this principle. अगर इस तरह से ऑफिस में डिसिप्लिन ब्रेक होगा तो दे आर आस्किंग एक नुकसान बताओ। देखो मुझे ऐसा लगता है कि नुकसान सबसे पहले क्या होगा, मैनेजमेंट डांटना चालू करेगा, दोनों के रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट आएगा और फाइनली ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी। ठीक है, सो द आंसर इज अनहेल्दी रिलेशंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन तुम सुन के कर लोगे? तो द पॉइंट इज बेटा, वी विल बी डूइंग द केस स्टडीज इन द क्लास ओनली, और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब बड़ा मजा आएगा केस स्टडी में जज करने में कि कौन सा प्रिंसिपल लगा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर श्याम is the production foreman of Smart Kids Private Limited. प्रोडक्शन इंचार्ज है वो। He gets instruction from Mr. आदित्य, जो प्रोडक्शन के मैनेजर हैं, उनसे उसको ऑर्डर मिला है to increase the production due to over purchase of cloth. उन्होंने कहा भाई कपड़ा बहुत खरीद के रख लिया है, तुम तो फटाफट बनाओ। On the other hand, Mr. कांतीलाल, जो सेल्स के मैनेजर हैं, वो कहते हैं भाई नहीं, अभी पता नहीं है कि डिमांड होगी भी कि नहीं, तुम अभी प्रोडक्ट कम बनाओ। सो एक कह रहा है कपड़ा बहुत खरीद लिया, बना के खत्म करो। एक कह रहा है कि मार्केट का पता नहीं है, अभी ज्यादा मत बनाओ। तो बताओ कौन सा प्रिंसिपल टूट गया? जहां तुम्हें दिखे कि अकेला आदमी और 2 इंस्ट्रक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड। और यूनिटी ऑफ कमांड में हमने पढ़ा क्या क्या नुकसान होता है। नुकसान नंबर A, कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द सबऑर्डिनेट। हाँ या ना बोलो। सेकेंड, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सीनियर्स कि मेरी नहीं सुनी। एंड द थर्ड, गलती अगर होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फिक्स होगी? वो एक से कहेगा मैं दूसरे का काम कर रहा था और पहले से कहेगा मैं दूसरे का काम कर रहा था। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी। तो इस तरह से तुम्हें आंसर करना है। देखो स्क्रीन पे, विल यू बी एबल टू आंसर? कंफ्यूजन क्लियर कट आंसर है, दोनों के ईगो क्लैशेस सेकंड क्लियर आंसर है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उस पर फिक्स नहीं कर पाओगे, बहानेबाजी करेगा। ऑलराइट बेटा, सो आज हमने बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट लेक्चर किया है अटेंड, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि बिजनेस स्टडीज इसलिए बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, क्योंकि घर पे तो बेटा अकाउंट्स और मैथ्स पे तुम्हें फोकस करना है। क्लास में ही तुम बिजनेस स्टडीज और इको ख़त्म करके जाओ ताकि थोड़ा रिविजन किया, और आई प्रॉमिस यू अगर तुमने ध्यान से सुन लिया तो अपन इतना बार बार डिस्कशन करते हैं एक चीज़ का कि 100 मार्क्स आना तय है। So set a good aim, work hard and score 100. God bless you.